अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर जो है वो 15 है, कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन जो है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने 1947 के अंदर जो हम इंडस्ट्रीज़ बनाई, इसके बाद तकरीबन 55 इयर्स बाद जो है पाकिस्तान ने इसके ऊपर वर्क किया और ये इन्होंने इंडस्ट्रीज़ बनाई। बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इन्होंने जो है वो बनाई थी। इन्होंने आयरन यहाँ पर बनाई, इसके बाद आयरन इंडस्ट्री बनाई, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बनाई, सीमेंट इंडस्ट्री बनाई और पेपर इंडस्ट्री बनाई। तो इस चैप्टर के अंदर हमने फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को डिस्कस करना है, साथ सीमेंट इंडस्ट्री को डिस्कस करना है और पेपर इंडस्ट्री को जो है वो डिस्कस करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ को क्यों बना रहे हैं, पाकिस्तान ने इंडस्ट्रीज़ को क्यों प्रेफर किया। पाकिस्तान ने इंडस्ट्रीज़ को इसलिए प्रेफर किया क्योंकि फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली हमारे यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री जो है इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ हो रहा है। और साथ साथ जो है जो यहाँ पर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है बेसिकली वो क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ करती है, जो हमारी पैदावार है उसे इंक्रीज़ कर रही है। फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो बेसिकली पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स हैं और इस प्रोवाइड फूड रिक्वायरमेंट्स, और ये फूड रिक्वायरमेंट्स को जो है वो पूरा करते हैं फर्टिलाइज़र्स जो हैं। और इसके बाद जो है केमिकल इंडस्ट्रीज़ कंट्री, ये इकोनॉमिकली और प्रोग्रेसिवली के जो है वो आगे जो है वो मूवमेंट हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो डिस्कस करने लगे इसके फर्टिलाइज़र्स हैं, फर्टिलाइज़र को डिस्कस करने लगें तो फर्टिलाइज़र में सबसे पहले आ जाता है इसकी अर्लियर हिस्ट्री। अगर हम अर्लियर हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले वो यहाँ पर ये कहता है कि एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द, यहाँ पर ये देखिएगा, एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री नाउन टू मैन। सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र यूज़ होती थी वो मैन जो थे वो यूज़ करते थे, मैन या लाइफ स्टॉक जिस तरह जानवर हैं, उसका जो वेस्ट मटेरियल था वो एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होता था। और वो यहाँ पर क्या कहता है, द यूज़ ऑफ मैन्योर एज अ फर्टिलाइज़र डेट्स बैक टू द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर। शुरू में सबसे पहले हम जो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते थे वो मैन्योर था, और मैन्योर जो था वो उससे हम क्या कहते हैं, वो कहता है सिंस 5000 BC द चाइनीज़ यूज़ एंड मैन्योर एज अ फर्टिलाइज़र। चाइनीज़ जो थे वो मैन्योर को एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ करते थे। जानवरों का जो वेस्ट मटेरियल है उसको मैन्योर कहते हैं। यहाँ पर मैन्योर की डेफिनेशन आ रही है, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक मटेरियल यूज्ड टू फर्टिलाइज एंड इज यूजली कंसिस्ट ऑफ फेसेस एंड यूरिन ऑफ डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक। जो यहाँ पर यूरिन है, यहाँ पर लाइफ स्टॉक का जो जानवरों का यूरिन वगैरह होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको एज अ हम फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ करते हैं तो उसको हम कहेंगे मैन्योर। तो यहाँ पर इसका ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर। यहाँ पर पहले व्हाट आर फर्टिलाइज़र, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन एक आता होता है, वो यहाँ पर देखिएगा, व्हाट आर फर्टिलाइज़र्स, व्हाट आर फर्टिलाइज़र्स, व्हाई दे आर नीड। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है। तो फर्टिलाइज़र्स क्या चीज़ हैं, द सब्सटेंस विच आर एडिड, ऐसा सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस which are added to the soil to make up the deficiency of essential elements, जो डेफिशिएंसी को पूरा करता है कि इसकी डेफिशिएंसी को, जो मटेरियल जो है, जो एलिमेंट जो हैं सॉइल के अंदर जो है वो डेफिशिएंसी उसकी हो चुकी है, उसको पूरा करने कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं, लाइक जिस तरह नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम, NPK, ये मेजर एलिमेंट है रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। ये जो है ये इम्पोर्टेंट हैं, और इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है फर्टिलाइज़र जो हैं वो यहाँ पर यूज़ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि फर्टिलाइज़र के तौर पर हम यूज़ करते हैं। ये फर्टिलाइज़र क्या काम करते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसकी एग्जांपल भी आ जाती है, जिस तरह यूरिया है, पोटाशियम नाइट्रेट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैन्योर है। इसके बाद यहाँ पर अमोनिया आ जाता है, अमोनियम फास्फेट, यहाँ पर जो है ये सारी की सारी फर्टिलाइज़र हैं जो कि यहाँ पर जो है वो पोटाशियम की, सोडियम, यहाँ पर नाइट्रोजन की, और यहाँ पर फास्फोरस की जो है
कमी को जो है वो पूरा करते हैं। कहाँ पर? सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर इन एलिमेंट्स की जब डेफिशिएंसी होती है तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते। नीड ऑफ फर्टिलाइज़र, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? फर्टिलाइज़र इन्हांस द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यहाँ पर क्या है कि ये फर्टिलाइज़र जो है वो नेचुरल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जो उसकी फर्टिलिटी होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है उसको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, और इसलिए हम यहाँ पर जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। यहाँ पर दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ऐसे एलिमेंट्स जिसे हम कम मिकदार में यूज़ करते हैं, अगर हम उसका ज़्यादा मिकदार यूज़ करेंगे तो वो प्लांट के लिए जो है वो ख़तरा होगा। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कि अगर हम उसकी कम मिकदार भी डाल दें तो उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो डेफिशिएंसी वो पूरी हो जाती है। जिस तरह बोरोन है, कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, और यहाँ पर देखिएगा क्लोरीन है। दीज आर जनरली रिक्वायर्ड इन क्वान्टिटीज़ रेंजिंग। इसकी जो क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं वो देखिएगा यहाँ पर 6 ग्राम, यहाँ पर देखिएगा 6 ग्राम टू 200 ग्राम पर एकड़, इतनी ग्राम आप पर एकड़ के लिए यूज़ करते हो। इसके बाद है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी लार्ज अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ऐसे एलिमेंट्स जिसे आप ज़्यादा मिकदार के लिए यूज़ करते हो उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके बाद इसमें कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। ये कितनी मिकदार में है? यहाँ पर देखिएगा ये 5 kg टू 200 kg, इतनी मिकदार हम इसकी जो है वो यूज़ करते हैं, तो हम इसका यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो हमारे पास था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, ये देखिएगा अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ, ये देखिएगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्टिलाइज़र्स, कि फर्टिलाइज़र्स की रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले वो यहाँ पर क्या करता है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स, अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, ये देखिएगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स में सबसे पहले यहाँ पर एवरी कंपाउंड्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स, एवरी कंपाउंड ऑफ द डिज़ायर एलिमेंट्स कैन बी फर्टिलाइज। इसके बाद डिज़ायर एलिमेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन कंपाउंड इन वाटर सॉल्युबल। ऐसा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो यहाँ पर कंपाउंड जो है ऐसा एलिमेंट यूज़ करेंगे जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। ऐसा यूज़ नहीं करेंगे जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल ना हो। इसके बाद आगे देखिएगा, द कंपाउंड इम्प्लाइड फर्टिलाइजर शुड बी स्टेबल इन अ सॉइल एज वेल एज अ स्टोरेज। ऐसा हम यूज़ करेंगे जो कि उस फर्टिलाइज़र के अंदर स्टेबल भी हो और जो सॉइल के अंदर जो है वो स्टोरेज भी हो जाए। हम इस तरह का जो है वो यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इट शुड नॉट बी यहाँ पर और सेट टू हार्ड स्टोन मटेरियल विद द टाइम। अबव ऑल द शुड बी चीप टू द मैन्युफैक्चरिंग, और वो सस्ता भी हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बोर्ड MCQs के लिए। ये MCQs हैं यहाँ पर देखिएगा, जो कि इसमें से इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये आ जाता है। ये 4 जो MCQs हैं ये भी देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वो देखिएगा, एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल क्वांटिटीज़ ऑफ द फर्टिलाइज़र्स। यहाँ पर एसेंशियल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर ये देखिएगा, एसेंशियल क्वांटिटीज़ में सबसे पहले एसेंशियल क्वालिटीज़, द न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मस्ट बी रेडली अवेलेबल टू द प्लांट्स। ऐसा आपने न्यूट्रिएंट एलिमेंट यूज़ करना है जो प्लांट के लिए अवेलेबल हो। इट बी फेयरली सॉल्युबल इन वाटर दैट थ्रोली मिक्स विद द सॉइल। वो कहता है कि वाटर के अंदर पार्शली सॉल्युबल हो, ऐसा ना हो कि फ़ौरन जाकर वो डिज़ोल्व हो जाए। अगर वो फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाएगा तो वो पानी के साथ ही बह जाएगा, तो हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं, वो फेयरली सॉल्युबल हो। इसके बाद इट शुड नॉट बी इंजीरियस टू द प्लांट, वो प्लांट के लिए नुकसानदेह ना हो। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, इट शुड बी चीप, सस्ता हो। इट शुड बी स्टेबल टू अवेलेबल फॉर लॉन्गर टाइम फॉर द ग्रोथ। इट शुड नॉट अल्टर द pH ऑफ द सॉइल, वो pH सॉइल की जो pH है उसे चेंज ना करे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है
अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद है बाय रेन ऑफ वाटर इट शुड बी कन्वर्ट इनटू अ फॉर्म विच द प्लांट कैन असेम्बलेट इजीली। इस जब वाटर यहाँ पर वाटर या कोई रेन का वाटर आए तो उसके अंदर वो सॉल्युबल हो जाए। इट शुड प्रोवाइड द इंटायर न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इट शुड बी सेट टू द हार्ड स्टोन मैस विद द टाइम। वो हार्ड स्टोन मैस उसका जो है वो कन्वर्ट हो जाए। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज का ये सी क्वेश्चन नंबर 6 और सी पार्ट इसका था, राइट डाउन द एसेंशियल क्वांटिटीज ऑफ द गुड फर्टिलाइजर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर एंड देयर यूजेस। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फर्टिलाइज़र की क्लासिफिकेशन में 3 तरह की इसकी क्लासिफिकेशंस हैं। पहली क्लासिफिकेशन कौन सी है, यहाँ पर आ जाता है नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स और पोटाशियम फर्टिलाइजर। देखिएगा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स और पोटाशियम फर्टिलाइजर, तीनों एलिमेंट जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, और यही हम जो है वो एलिमेंट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो आ जाता है वो कौन सा है, देखिएगा यहाँ पर नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स कौन कौन सी हैं। दोज फर्टिलाइजर विच सप्लाई नाइट्रोजन टू प्लांट्स और सॉइल और का नाइट्रो एज दी फर्टिलाइजर जो कि नाइट्रोजेनियस, जो जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, जो नाइट्रोजन जो है वो सॉइल की कमी को पूरा कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर। एग्जाम्पल कौन सी हैं, यहाँ पर अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम, यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनाइड, ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, नाइट्रोजनिक फर्टिलाइजर्स। रोल ऑफ द नाइट्रोजन प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट ग्रोथ का रोल क्या है, वो क्या काम करता है, तो प्लांट ग्रोथ जो है वो बेसिकली नाइट्रोजन जो है वो प्लांट ग्रोथ के अंदर क्या काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्लांट ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेम और लीव। ये शुरू में अर्ली ग्रोथ के लिए जो है वो नाइट्रोजन फ़ायदेमंद होता है उसको स्टेम के लिए और लीव्स के लिए। इट इज़ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन, ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। इट इम्पोर्ट्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, ये लीव्स को ग्रीन कलर देता है। इट इन्हांस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स, ये यील्ड की, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को, उस प्लांट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता है और साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाता है। ये था नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के अंदर क्या काम कर रहा है, तो क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें। सेकंड वन हमारे पास सबसे पहले, अब हमारे पास नाइट्रोजेनियस में से सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले है अमोनिया एज अ फर्टिलाइज़र। हम अमोनिया का भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते, एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा हम अमोनिया को भी एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो कौन सी हैं, अमोनिया NH3 एज अ फर्टिलाइज़र्स। अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया इज़ यूज्ड एज अ लिक्विड स्टेट। यहाँ पर देखिएगा अमोनिया यूज्ड एज अ लिक्विड स्टेट वाइल आर अदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आर यूज्ड इन द सॉलिड फॉर्म। अमोनिया ऐसी फर्टिलाइज़र है जिसे हम एज अ लिक्विड के तौर पर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, एज अ लिक्विड के तौर पर हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, बाकी जितनी भी नाइट्रोजनियस होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती है, सिर्फ अमोनिया जो है वो लिक्विड में होती है। एंड हाइड्रस अमोनिया हैज़ बिकम अ इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर फॉर द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द सॉइल। ये जो है ये डायरेक्ट सॉइल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अमोनिया कंटेन 82% नाइट्रोजन, इसके अंदर अमोनिया के अंदर 82% नाइट्रोजन है और इट यहाँ पर इजेक्टेड अबाउट 6 इंचेस अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल। हम क्या काम करते हैं, हम इस अमोनिया को 6 इंच जो है वो सॉइल के अंदर धंसा देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, तो तब वहाँ पर ये प्रोसेस होता है। ऑल द नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक है एक्सेप्ट पोटाशियम नाइट्रेट के NO3। जितनी भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं वो एसिडिक सॉइल के लिए होती हैं, इस सॉइल को एसिडिक बना देते हैं एक्सेप्ट पोटाशियम नाइट्रेट। सिवाय जो यहाँ पर पोटाशियम नाइट्रेट है उसके बजाय बाकी जितनी भी हैं वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, वो एसिडिक सॉइल बनाती हैं। सोडियम नाइट्रेट है और इसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट है। दिस एसिडिटी ऑफ द सॉइल कंट्रोल थ्रू द लिमिटिंग ऑफ द सॉइल, एडिशन ऑफ द लाइम एंड रेगुलर इंटरवल्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, अगर हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट देखिएगा, वो यहाँ पर ये कहता है
हाउ इज़ यूरिया मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान, डिस्क्राइब द डिटेल प्रोसेस यूज्ड। यूरिया कैसे मैन्युफैक्चर होता है? तो यूरिया इज़ हाई क्वालिटी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, इट कंटेन अबाउट 46% नाइट्रोजन। इसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया के अंदर, और अमोनिया के अंदर 82% था। इसके बाद मोस्ट कंसनट्रेटेड सॉइल फर्टिलाइज़र वाइडली यूज इन पाकिस्तान के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेस, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया विद अ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड। फॉलोइंग स्टेप इसके कौन कौन से? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया और प्रीलिंग। लास्ट पर आप इसकी क्या करते हैं? प्रीलिंग करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो चुका होगा। लिक्विड अमोनिया जो है वो गैसेस फॉर्म में किसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रिपरेशन अमोनियम कार्बामेट, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम कार्बामेट में चला जाएगा। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ यूरिया डिहाइड्रेशन, वाटर का निकल जाना, डिहाइड्रेशन। यहाँ पर जैसे ही वाटर निकलेगा तो यहाँ पर हमारे पास ये इसे हीट करेंगे तो ये हमारे पास यूरिया जो है वो इसके अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर क्या काम करोगे? यहाँ पर देखिएगा कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन। इसके बाद आपने यहाँ पर कंसनट्रेशन करनी है यूरिया के। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, इसके नीचे डायग्राम भी आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो शीट डायग्राम ऑफ द यूरिया। तो कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया की अगर हम बात करते हैं तो यूरिया सोल्यूशन इज कंसनट्रेटेड इन द एवेपोरेशन सेक्शन। ये क्या करेगा? कंसनट्रेशन यूरिया, वो जो यूरिया हमने यहाँ पर ये जो यूरिया हमने बना ली हुई है ये वाली यूरिया, इससे हम कंसनट्रेट करेंगे। कैसे कंसनट्रेट करेंगे? कंसनट्रेशन evaporation section, water is evaporated by heating with stem under vacuum to evaporation stage। यहाँ पर to evaporation stage whereby 99% यूरिया मेल्ट इज obtained। यहाँ पर 99.7% जो यूरिया है वो obtain हो जाएगी। इसके बाद पम्प टू द प्रीलिंग पावर। प्रीलिंग पावर यहाँ पर क्या करेगा? वो जो सॉलिड फॉर्म में होगा उसे प्रिल में जो है वो कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। जैसे ये दानेदार बन जाएगा, प्रिल का मतलब उसे हम सॉलिड फॉर्म में लेकर आएंगे, उसे जो है यहाँ पर दानेदार बना देंगे। जैसे वो प्रिलिंग में जाएगा तो इसके बाद हम उसे जो है वो स्टोर करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस हो रही है, कार्बामाइड में कन्वर्टेड, डिकम्पोजिशन है, यूरिया सिंथेसिस है। यहाँ पर टू एवेपोरेशन कंसनट्रेशन आपको लेकर आओगे, प्रीलिंग में जाएगा, प्रीलिंग यूरिया होगा, इसके बाद आप इसे कन्वर्ट कर दोगे। तो ये आज का हमारा जो था वो लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़ बेटा।